साइज 1 का क्वेश्चन नंबर 5 की हिंट देकर छूटा था। क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने कराया था और 3 को और 5 को कहा था कि आप स्वयं करके लाए। नहीं हुआ, मैं करवाया। क्वेश्चन नंबर 5 फिर शुरू हो गई भाई, फिर शुरू हो गए। किन किन को अलग अलग उठो कई बार यस इनके आयस निकल के आएंगे। इनके पास देखिए आवाज क्या कहा है, प्रूव दैट द कर्व, लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ कर्व। आवाज नहीं बच्चों, कर्व की जो इक्वेशन है, आप क्या दिख गए ना, हो जाए तू हाथ फेंक दे भाई, दोनों तोड़ दूंगा दोनों के हाथों को। x अपॉन a की पावर n प्लस y अपॉन b की पावर n इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर ये कर्व दे रखी है और इसने कहा क्या, सिद्ध कीजिए ये कर्व की इक्वेशन टच करती है जो एक और स्ट्रेट लाइन दी है उसे किस बिंदु पर, बिंदु a, b पर n की वैल्यू कुछ भी हो। पॉइंट लिख रहा हूं मैं, गिवन पॉइंट जो है a, P लिखा है और स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन दी है आपको वो दी है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू। बच्चों पता नहीं तुम पर कैलकुलेशन कैसे नहीं होगा, समय ये सिद्ध करना है इस कर्व की इस बिंदु पर टेंजेंट की इक्वेशन और सवालों में निकाल देते हैं। प्रूफ करना है, करिए। डिफरेंशिएटिंग, नमस्ते, ना बैठोगे तो मेरा बात करें दोनों। डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 with respect to x, x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट n x अपॉन a की पावर n माइनस 1 और x अपॉन a का 1 अपॉन a प्लस फलक बात नहीं n y अपॉन b की पावर n माइनस 1 इसका 1 अपॉन b dy बटे dx और इज इक्वल टू 0। देखिए n को कॉमन लेकर 0 में भेज दीजिए क्योंकि n इसमें भी है n इसमें भी है, बाकी और कुछ कॉमन नहीं। या डायरेक्ट उधर भेज दो, n y अपॉन b की पावर n माइनस 1, अच्छा b यहाँ भी है आपका और dy ओवर dx इज इक्वल टू, इसको उधर भेजो माइनस n अपॉन a x अपॉन a की पावर n माइनस 1। इस n से ये n कैंसिल, आपको चाहिए dy बटे dx की वैल्यू, तो माइनस 1 अपॉन a इंटू एक्स अपॉन a की होल पावर n माइनस 1 और बटे ये हो जाएगा 1 अपॉन b y अपॉन b की होल पावर n माइनस 1। अब आप dy बटे dx देखना, m निकालना है इस बिंदु पर निकालना है इस बिंदु पर, तो मैं m इज इक्वल टू dy ओवर dx मैं a कॉमा b रखूंगा, x के स्थान पर a और y के स्थान पर b रखूंगा। क्यों ज्यादा सॉल्व करूं, देखिए माइनस 1 अपॉन a और x के स्थान पर मैंने क्या रखना बताया तुम्हें, a रखना बताया, तो a अपॉन a की पावर n माइनस 1। अब ये 1 हो जाएगा आपका बटे 1 अपॉन b, y के स्थान पर b रखूंगा। क्यों मैं कैलकुलेशन करूँ इसकी और बाद में भी मुझे रखना पड़ेगा, ये 1 हो गया आपका, 1 की घात कितना हुआ 1, 1 की घात कितना भी 1, 1 बटे 1, तो ये माइनस b अपॉन a तो हो गई आपकी n प्रवणता हो गई। अब क्या लिखोगे, नाउ इक्वेशन
ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व, दिए गए कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन एट, अरे बच्चों आवाज नहीं, जो पूछना मुझसे पूछो मैं बताऊंगा, आपस में नहीं करोगे डिस्कशन बिल्कुल भी। बाई माइनस वाई वन, मैंने मना थोड़ी किया आपको कुछ बताने के लिए। बाई वन की वैल्यू कितनी थी, एम की वैल्यू कितनी माइनस टी अपॉन एक्स माइनस, और एक्स वन की वैल्यू कितनी ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ए वाई माइनस कितना ए बी माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी। इस वी एक्स को इधर बुलाओ क्योंकि हमने कल बताया था एक्स के टर्म को प्लस में लाते हैं। बाई बेशक माइनस का वो एक बार आंसर में, अगर एक्स माइनस का है तो माइनस एक से डिवाइड कर देते हैं या मल्टीप्लाई, बात एक ही आती है। और ये ए वाई प्लस ए बी इधर जाकर टू ए बी हो गया, ए बी से डिवाइड कर दिया। बताओ बिल्कुल सीधी कैलकुलेशन थी, कहाँ गलती कर दी पता नहीं। बी एक्स बटे ए बी, एक्स बटे ए वाई बटे बी टू हो गया। यही लाइन ये आ रही है और हमसे यही तो कह रहा था, प्रूव दैट लीजिए द टेंजेंट ऑफ द कर्व, कर्व की जो टेंजेंट है इज द स्ट्रेट लाइन, इतने व्हाट एवर बी द वैल्यू ऑफ एन की कोई भी वैल्यू हो। अब इस एन का कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ा, एन तो खत्म हो गया। आप 2 रख दो एन के स्थान पर, 1 रख दोगे तो स्वयं यही लाइन आ जाएगी, 10 रख दो 50 रख दो, एन तो खत्म होना। अरे समझ में नहीं आया तो हेंस प्रूव्ड बच्चों। तो बस थ्योरेटिकल लाइन और लिख दोगे क्या, हेंस इक्वेशन इतने इज द टेंजेंट ऑफ द कर्व, इतने व्हाट एवर बी द वैल्यू ऑफ एन, एन की कोई वैल्यू हो। एक ही वाला खींचो बस, खींच लिया पलक, बस तुम ही डालोगे यार। पेज नंबर 1 भाई। हाँ, आंसर का आंसर शीट से मैच करना जरूरी है। देखो जब प्रूव करवाता है तो जरूरी है, प्रूव नहीं करवाता है तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आंसर किसी फॉर्म में लिखे। मेरी बात सुनिए, अगर इस सवाल को प्रूव नहीं करवाता, आपसे बस इतना कहता फाइंड द टेंजेंट ना ऑफ द कर्व एट द पॉइंट, इसको नहीं देता तो आप जरूरी नहीं था कि इसको डिवाइड करके लिख दे, आप यही छोड़ दे। समझ में? बस जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या सी को राइट हैंड में लिख सकते हो आप, इतना लिखना बस। आंसर जब ही मैच करना है आपको जब आपसे कहे कि सिद्ध कीजिए इतना। अगर सिद्ध नहीं करता है तो आकाश वर्मा आप आंसर को प्रूफ मैच नहीं करोगे। ठीक है, तुम्हें क्या पता आंसर किस रूप में छोड़ा होगा उसका, केवल तभी तो पता चलेगा जब आंसर दे रखा है प्रूफ में। अगर आंसर नहीं दे रखा है तो अपनी कैलकुलेशन करें, बस आंसर मैच करने की जरूरत नहीं। कर दूं ना इसको मैं, बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या कराया अभी मैंने 5। देखिए छठा सवाल नहीं करेंगे और 7वां छठे की हालांकि हिंट दे दूंगा जब अभ्यास को फिनिश करूंगा, जिनको करना हो वो स्वयं कर लेंगे, क्योंकि टाइम के हिसाब से देखिए ये पहली और दूसरी एक्सरसाइज में आज ही निपटा दूंगा, एक अब और एक अगली लेक्चर। तो टाइम के हिसाब से बच्चों क्वेश्चन नंबर अब देखना 7 के बाद फिर आगे के ही सवाल छोड़ूंगा, बस कंडीशन अलग अलग है, तरीका सही है। क्या कहा है 7 में, फाइंड द पॉइंट, जितने भी सवालों में पॉइंट निकलवाए होंगे सब कुछ छोड़ूंगा मैं। फाइंड द पॉइंट, पॉइंट याद करने हैं ऑन द कर्व, इस कर्व पर जिसमें नॉर्मल एट विच, मतलब उस पॉइंट पर नॉर्मल जो है पैरेलल है, किसके पैरेलल है, स्ट्रेट लाइन इतनी के पैरेलल है। तो बच्चों देखो नॉर्मल को पैरेलल कहे या टेंजेंट को पैरेलल कहे, अगर नॉर्मल को कह रहा है तब, टेंजेंट को कह रहा है तब, उसकी ग्रेडियंट की तुलना जिस लाइन के पैरेलल कह रहा है उसके बराबर रख देते हैं। तो मैंने कल आपको बताया था कि ax प्लस वी वाई प्लस सी, ax प्लस वी वाई प्लस सी बराबर 0 है, तो इसकी ग्रेडियंट क्या है, जिसको नहीं पता वो ध्यान रखेंगे। ग्रेडियंट जो है ऑफ लाइन 1 इज m इज इक्वल टू
माइनस ए अपॉन ये ए और बी अलग अलग भी हो सकते हैं, आपको याद रखना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई माइनस, समझ में आया? माइनस इनटू एक्स का कोएफिशिएंट, हिंदी में बोलूं तो एक्स का गुणांक और बटे वाई का गुणांक, ठीक है, ये याद रखना है। तो अब सवाल 7 करने जा रहे हैं। एक और फॉर्म है बच्चों y इक्वल टू mx प्लस c, अगर ये फॉर्म है तो इसकी ये जो m है x का कोएफिशिएंट डायरेक्ट यही m होती है, ग्रेडियंट होती है। तो 7वें सवाल में इक्वेशन ऑफ कर्व लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व की जो इक्वेशन है वो है y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस कितना 3x माइनस 4। तो हमसे क्या कहना लेंगे, समझ में आ गई? फाइंड द पॉइंट, पॉइंट याद करना है कर्व इतने पर, कौन सा पॉइंट? द नॉर्मल एट विच जिसका नॉर्मल जो है पैरेलल हो, समानांतर हो जिसके इस स्ट्रेट लाइन के। तो आप लिखेंगे इक्वेशन, इसको कर्व लिख दो एक, ये सवाल नहीं है बच्चों आपका, सवाल यहाँ से। एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना है बच्चों? x प्लस 9y, x प्लस 9y माइनस 11। और पैरेलल की बात कही तो इस स्ट्रेट लाइन की ग्रेडियंट की जरूरत पड़ेगी हमें। ग्रेडियंट ऑफ इक्वेशन 2 या लाइन 2 m से व्यक्त करते हैं। क्या बताया फॉर्मूला? माइनस ए, ए क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट ए है, और v क्या है? वाई कोएफिशिएंट 9, m इतना हो गया। अब तुम्हें नॉर्मल की ग्रेडियंट निकाल लेनी है, क्योंकि नॉर्मल को पैरेलल कहा, उसके लिए आप डिफरेंशिएट करोगे कर्व का। कर्व ये है, तो डिफरेंशिएटिंग ऑफ कर्व फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बटे dx 4x माइनस 3। और बच्चों एक बात ध्यान से देखना, हमें किसकी, हमें पॉइंट तो निकालने हैं, है ना? तो या तो मान लो कि x1 y बने, और या मत मानो, डायरेक्ट रहने दो आप ऐसे ही। तो अब आप क्या लिखोगे? ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल ऑफ कर्व फर्स्ट, कर्व फर्स्ट के नॉर्मल की ग्रेडियंट। बच्चों कैपिटल M से व्यक्त कर दो, और आप जानते हैं वो dx ओवर dy का उल्टा होता है माइनस। तो dy बटे dx इतना है, तो उल्टा करोगे मेरे भाई बहन, माइनस 1/4x माइनस 3। तो ये किसकी ग्रेडियंट हो गई? नॉर्मल। बट नॉर्मल को पैरेलल कहा है आपसे, बट किंतु इस सवाल में मैं पॉइंट निकालने की हर कंडीशन आपको समझाने जा रहा हूँ। अब एक भी सवाल पॉइंट निकालने का करा, ठीक है? यहाँ तक सब सवाल सेम करने। अगर टेंजेंट कहा है तो टेंजेंट की नॉर्मल निकालनी, ग्रेडियंट कहा है तो ग्रेडियंट की नॉर्मल निकालनी, जैसे इक्वेशन के पैरेलल या परपेंडिकुलर कहा है उसकी नॉर्मल निकालनी है, मतलब जो मैंने किया। अब कंडीशन लिखनी है, बट किंतु नॉर्मल ऑफ पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन, नॉर्मल जो है स्ट्रेट लाइन सेकंड लिखी हुई है इसके पैरेलल है। सो m ग्रेडियंट इसकी नॉर्मल इज इक्वल टू स्मॉल m, ये ग्रेडियंट किसकी? स्ट्रेट लाइन। ध्यान दो, इधर बैठ जाओ, नहीं जगह कहीं बैठ जाओ। तो जो पैरेलल दी गई है उनकी दोनों की ग्रेडियंट निकालोगे और बराबर लिख दोगे। हमें नॉर्मल दी गई थी पैरेलल किसके? इस स्ट्रेट लाइन के, तो हमने ग्रेडियंट की भी नॉर्मल की भी ग्रेडियंट निकाल ली, और इस स्ट्रेट लाइन की भी ग्रेडियंट निकाल ली, दोनों को बराबर रख दिया मैंने। कैपिटल M की वैल्यू क्या है? आप चाहो तो थ्योरेटिकल लिख सकते हो, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन। थ्योरेटिकल लिख दो पहले एक लाइन। तो ये कितना बच्चों? -1/4x माइनस 3, और इस स्मॉल m की वैल्यू क्या है? -3 से 9, माइनस से
9 1 9, 4x माइनस 3 इधर बुला दिया, 12 हो गया। 4x की वैल्यू, x की वैल्यू हो गई 23। अब आपको y निकालना है, तो x की वैल्यू देखिए कर्व में रखनी है आपको, कभी उल्टा कर दो, स्ट्रेट लाइन में रख दो। ये कर्व है आपकी, ये तो टेंजेंट की इक्वेशन है, कर्व की नहीं है। नाउ पुटिंग, देखो इस एक्सरसाइज में जिस तरीके के सवाल अब आगे दे रखे, कम से कम 5-6 सवाल की हिंट दूंगा, यहीं से लिख लेना, नोट कर लेना अगर जरूरत हो तो। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन ऑफ कर्व में रखने का, x बराबर 3 रख दो यहाँ, y इक्वल टू 2 गुणा 3 बराबर माइनस 3 गुणा 3 और माइनस 2। अब आज नहीं बच्चों, 3 का गुणा 9 दूनी 18, 3 दिया 9 माइनस 2 तो 18 माइनस 11 कितना हो गया 7। तो रिक्वायर्ड पॉइंट कितने हो गए जो हमें चाहिए, x और y। तो हेंस अब लैंग्वेज कुछ नहीं, जो भी लैंग्वेज है वो सब रिक्वायर्ड में आ गई। आवश्यक जो बिंदु है x, y, तो वो मेरे भाई कितना हो गया 3,7। फोटो खींच ले बहुत जल्दी पेज नंबर 2 डालकर, और हिंट सुनेंगे अब आगे के सवालों के। पेज नंबर 2 बहुत जल्दी फोटो खींचो। आज बच्चे लेट आने वाले हैं 8:20 पर। कौन लवी चाहिए तो सिवा नहीं। चलो बहुत जल्दी फोटो खींचिए, हो गया। अब जो बच्चे लेट आए वो सुने फिलहाल, क्योंकि अब मैं कई सवाल छोड़ने वाला, सब इसी तरीके के होंगे। देखिए आपको इसने क्या कहा है, अरे वीडियोस देख लेंगे। एक इक्वेशन दे रखी है कर्व की और एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है, और आपसे कहा है कि इस कर्व की जो नॉर्मल है वो इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है। तो नमस्ते, जिन जिन चीजों की पैरेलल है, जो चीज उनकी प्रवणता निकालनी है, तो आपको क्या कहा है, इसकी नॉर्मल इसके पैरेलल है, तो इस नॉर्मल की ग्रेडियंट निकालना है। यही चीज मुझे गलत आती, मुझे गुस्सा नहीं आती इसी बात पर, और इस बात पर गुस्सा आ जाती। जो बालक पहले आ जाया करे वो अपने आप अंदर हो जाया करे, और आने वाले बच्चे को जगह छोड़ा करे। तो इसकी ग्रेडियंट निकाल ली dy बटे dx करके मैंने, और dy बटे dx करके ये तो टेंजेंट की है, हमें किसकी निकालनी है, नॉर्मल की निकालनी है। तो नॉर्मल के लिए हम इसका उल्टा कर देते हैं, dx बटे dy करके माइनस लगा देते हैं, तो ये ग्रेडियंट आ गई नॉर्मल की। अब पैरेलल कहा इसके, तो इसकी ग्रेडियंट निकाल ली, और ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है माइनस a बटे b, a x का कोएफिशिएंट b y का कोएफिशिएंट। तो ये निकाल लिया, दोनों की तुलना कर दी, x का मान निकाल लिया, x का मान इसमें रख दिया आपने। गिवन कर्व में ध्यान रखना, कभी उस इक्वेशन में रख दो अलग में, तो गिवन कर्व में रख दिया मैंने, y का मान निकाल लिया, जो आवश्यक बिंदु था वो ये हो गया। आप इस सवाल को किस किस तरीके से पूछ सकता है, नॉर्मल की जगह वो टेंजेंट कह सकता है। फाइंड द पॉइंट, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस बिंदु पर इस कर्व की टेंजेंट इसके पैरेलल हो। तो फिर डायरेक्ट टेंजेंट की वो निकालनी है, प्रवणता ये निकल गई, और इसकी ग्रेडियंट को आप इस रेखा की ग्रेडियंट के बराबर रखोगे, मतलब उल्टा नहीं करोगे, डायरेक्ट इसी को रखोगे, और x का मान निकलेगा, x का मान फिर इसमें रखते y का निकलेगा। ये हो सकता है, जरूरी नहीं पैरेलल के लिए कह ले, वो परपेंडिकुलर के लिए कह ले। तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या, प्रवणता दोनों के लिए निकालोगे, ग्रेडियंट दोनों की मल्टीप्लाई को माइनस x का या y का मान निकलेगा, जो निकल जाए उसे दिए हुए कर्व में रख दोगे। ऐसे कुछ कहता है आपसे, अच्छा जरूरी नहीं पूरा पॉइंट निकलवाए, वो केवल एब्सिसा निकलवा देता है। एब्सिसा हिंदी वालों के लिए कह रहा हूँ भुज, भुज। और बोलूं तो एक्स निर्देशांक हिंदी वालों के लिए, और इंग्लिश वालों के लिए एक्स कोऑर्डिनेट। तो जैसे ये पॉइंट है ना, इसमें बस कह दे फाइंड द एब्सिसा या कह दे फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट, तो केवल एक्स की वैल्यू ये निकल चुकी है, आगे का काम नहीं करोगे।
ये एक्स सी एब्सिसा होता है। और एक होता है बाई, जिसको हिंदी में हम कोटी कहते हैं और इंग्लिश में ऑर्डिनेट कहते हैं। तो हिंदी में तो अब लिखा नहीं आएगा, कहेगा फाइंड द ऑर्डिनेट। पॉइंट नहीं कह रहा है तो बोले स्पेशल पॉइंट कह रहा है, फाइंड द ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट क्या है? बाई। तो एक्स का मान निकाल के उसमें रखोगे, खाली बाई का आंसर बताओगे कि ये हमारा ऑर्डिनेट है, बाई इक्वल टू इतना। तो इस तरीके से आपसे कुछ कहता है। और आपसे ये भी कह देता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन ज्ञात कीजिए। कहाँ ज्ञात कीजिए? वेयर, जहां ये कर्व जो है इसको टच करता है। टच करने का मतलब उसकी टेंजेंट इतनी है। तो इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता दोनों को बराबर रखिए, पॉइंट निकालिए और उस पॉइंट पे इक्वेशन निकाल दीजिए अपनी। अब मैं इसी सवाल को बताऊं, क्या कहूं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट पॉइंट। उस बिंदु पर इक्वेशन ज्ञात कीजिए। किस बिंदु पर? जहां पर इसका नॉर्मल, इस कर्व का नॉर्मल जो है इसके पैरेलल हो। तो यही बिंदु निकालोगे मैंने था। और बिंदु निकालने के बाद अपना नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस y1, नॉर्मल की प्रवणता, नॉर्मल की प्रवणता ये रही है। और इसमें -1/4x माइनस 3, इसमें अपना पॉइंट रखो कितना है? 3,7 और x माइनस x, और इसको सरल करो। समझ में आया? तो बस मैंने क्या कहा कि आपको पॉइंट पता होने चाहिए, कंडीशन क्या क्या है, पैरेलल कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या है, वो आपको पता होनी चाहिए। सवाल ऐसे ही निकलेगा। चलिए, फोटो आपने खींच लिया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने करा दिया, 8 में आप स्वयं करोगे। हिंट लिख लेना अगर लिखनी हो तो। इन द कर्व इसमें फाइंड द पॉइंट याद करने एट विच जिस पर टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। टेंजेंट किसके पैरेलल बोली है? एक्स अक्ष के। क्या कंडीशन लिखवाई थी? एक्स अक्ष के पैरेलल है तो m बराबर 0। तो कर्व की टेंजेंट निकालो, m और m को 0 के बराबर रख दो। m बराबर 0 रखोगे तो एक मान आएगा, या तो x आएगा या y का। दूसरा मान निकालने के लिए x के मान को कर्व के इक्वेशन रखना है, ठीक? y का भी निकल आएगा। अगर पॉइंट पूछा है तो यहीं लिख दो x को y के मान, और इक्वेशन निकलवाई है तो इक्वेशन निकाल दो। टेंजेंट की निकलवाई है, टेंजेंट की नॉर्मल निकलवाई, नॉर्मल की, ठीक? तो ये करके लाओ भाई। 10वें में क्या कहा? अभी 9वें में सो दैट सिद्ध कीजिए एब्सिसा of the points on the curve इतने where tangents are parallel to the axis of x are given by। इसमें एब्सिसा निकलवाया, केवल x का मान निकलवाया। समझ में आ गया? मतलब क्या करोगे? इस कर्व की आप टेंजेंट निकालोगे, इस कर्व की टेंजेंट निकालोगे, और किसके पैरेलल है? एक्स अक्ष के पैरेलल है, और एक्स अक्ष के पैरेलल है तो टेंजेंट की जो ग्रेडियंट है उसे 0 बराबर रखोगे, x का या y का मान निकलेगा। अगर x का निकल गया डायरेक्ट तो वही आंसर है, और पहले y का निकला तो y के मान को कर्व के इक्वेशन रखोगे, x का मान इतना आ जाएगा। सब एक सवाल है। 10वां देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन टू द पैरेलल इतना व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल है इस लाइन के, मतलब टेंजेंट की ग्रेडियंट निकालोगे और उस लाइन की ग्रेडियंट निकालोगे, दोनों को बराबर है, पॉइंट निकल जाएगा और उस पॉइंट पर इक्वेशन निकल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 में फाइंड द कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए ऑफ द पॉइंट उस बिंदु के ऑन द कर्व इतने पर द टेंजेंट एट विच पासेस थ्रू द ऑरिजिन। 0,0 तो उसमें जो आएगी आपकी 0,0, ठीक है? ऑरिजिन से होकर जाती है, ऑरिजिन का मतलब x बराबर 0, y बराबर 0। 11वां सवाल करोगे बच्चों। 12वें की हिंट सुनो। अब मेरी बात सुनो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप हर सवाल को निकालो, आप पर बस कंडीशन आनी चाहिए। आपको 6 सवाल एक से दिखाई दे रहे हैं तो उनमें से 2 या 3 कर लें, ठीक है? अब जैसे 12वां है, थोड़ा सा अंतर दे दिया 1% का। क्या अंतर है देखो, फाइंड द पॉइंट, फिर पॉइंट कह रहा है ऑफ द कर्व, कर्व के वेयर जहां टेंजेंट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 5/4। तो मतलब प्रवणता निकालोगे, मतलब ग्रेडियंट निकालोगे। अरे वही अवकलन करना है dy/dx, और अवकलन करने के बाद
डी वाई बटे डी एक्स निकालने के बाद ये डी वाई बटे डी एक्स एम होती है। क्या होती है? और एम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? टेन थीटा होती है। और थीटा का तो मैं मान दे दिया है कितना? पाई अपॉन 4 और 10 पाई बटे 4 की वैल्यू 1 होती है। और मेरे भाई बहन जो भी आपका डी वाई बटे डी एक्स का मान आ रहा है उसे 1 के बराबर रख दो। एक्स का मान निकला है बाई का, एक्स का निकल गया तो उसे कर्व में रख दो, बाई निकल जाएगा। और पहले बाई का निकला तो उसे कर्व में रख दो, एक्स का निकल आया। तो बस 1% का अंतर कर रखा है इन सभी सवालों में। आप बस 3 सवाल कर लेना यहाँ से कोई। 13वां सवाल की भी हिंट देखिए। फिर देखो 19-20 का भी अंतर नहीं है, 19.5 20.5 का डी वाई बटे डी एक्स याद करना है। एक कर्व दे रखा है, पहला तो डायरेक्ट हर सवाल में डी वाई बटे डी एक्स निकालना है। तो अगला पॉइंट, अब वेयर द टेंजेंट ना, मैं 12वें को पढ़ने लग गया दोबारा। फाइंड द पॉइंट्स, मतलब है तो डी वाई बटे डी एक्स अलग निकालना है एक सवाल। अब ये दूसरा बन गया, फाइंड द पॉइंट्स, बिंदु ज्ञात कीजिए। कौन से? वेयर जहां टेंजेंट इज पैरेलल, टेंजेंट पैरेलल है टू द एक्स एक्सिस के, मतलब जो डी वाई बटे डी एक्स निकाला है उसको 0 के बराबर रखना है। एक्स का मान निकला या वाई का मान निकला, उस मान को कर्व में रख देना है। दूसरा पॉइंट निकल गया। 2 सवाल हो गए यहाँ तक। तीसरा सवाल क्या कह दिया? कहने का मतलब अब के तुम्हारा बेवकूफ बनाया है इस ये 11वीं के और 12वीं के सवाल रख दिए, संख्या बढ़ा दी है। अब देखो अगला पार्ट क्या है? आल्सो फाइंड द स्लोप। स्लोप ग्रेडियंट को ही कहते हैं, दूसरा नाम होता है स्लोप। और हिंदी में प्रवणता का दूसरा नाम ढाल होता है। ठीक है, झुकाव, झुकाव तो थीटा को कहते हैं, और जो ढाल होता है उस झुकाव की स्पर्जा होती है टेन का, मतलब नाम बदल दिया है। क्या पूछा है? फाइंड द स्लोप। स्लोप क्या कीजिए? कर्व की एट द पॉइंट, मतलब आपका स्पेशल बिंदु दे दिया है। भेड़ जहाँ x बराबर 5 है और जहाँ x बराबर 3। तो देखना जो डी वाई बटे डी एक्स का मान आया होगा ना, उसमें एक बार x का मान 5 रख देना, एक बार x का मान 3 रख देना, बस। ठीक, तो यहाँ तक के सवालों की बच्चों आपको मैंने हिंट दे दी है। 13 तक के सवालों की। अब आपको ये सवाल नहीं करने हैं, आपको एक इम्पोर्टेंट सवाल करना है 18वां, जिसको मैं कर रहा हूँ। इसको रफ कर रहा हूँ बच्चों में, कुछ नहीं है। बात नहीं बच्चों, 18वां सवाल इम्पोर्टेंट डालकर लिखना बच्चों। ये भी 12th क्लास में सवाल जो भी दो है एक्टिव वाली किताब में अजय कुमार अग्रवाल की, पर तुम पढ़ के ना आए अग्रवाल की किताब, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। इफ एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, यदि ये टच करती है किसको? इस कर्व को टच करती है, देन सो दैट, अब आपको सिद्ध करना है इतने इज इक्वल टू इतने। तो बच्चों अगर ये टच करती है इस कर्व को, इसका मतलब क्या है? ये टेंजेंट है। और क्या होगा इसका मतलब? इस कर्व की ग्रेडियंट और इस इक्वेशन की ग्रेडियंट बराबर, ठीक है। और बराबर रख के इस कर्व के इक्वेशन में रखेंगे, जो भी कंडीशन प्राप्त होगी ये आ जाएगी। तो लिखते हैं बच्चों, सबसे पहले लिखो इक्वेशन ऑफ कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व की जो इक्वेशन है वो ये है, मैं बोल दिया करो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर 1। और इक्वेशन ऑफ, ये क्या कह रहा है कि इतने टच करती है तो ये टेंजेंट है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। पी, यस सर, पी, ये लिख दिया। हमें प्रूव क्या करना है? देन तब इफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इतनी, देन तब वी हैव टू प्रूव, एक मिनट बहन, एक मिनट। अब हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? हमें ए कॉस अल्फा की 2 प्लस बी साइन अल्फा की 2 पेश, क्लियर? ये हमें प्रूव करना है, इसलिए इस पर कोई नाम नहीं डाल रहे इक्वेशन इतनी बच्चों, बड़ा आसान है। इस टाइप के सवालों की खान है 12th क्लास में। अब एक सवाल दिया बस इस तरीके का, देखो क्या कहा है, ये टेंजेंट है ना इसकी, तो एक और इक्वेशन जनरल निकाल लो टेंजेंट की, दोनों की कंपेयर कर दो, ये इक्वेशन आ जाएगी सरल।
चलिए तो हम सबसे पहले इसका को निकालना है ग्रेडियंट। Gradient. उसके लिए डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन नंबर 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। 2x बटे ए स्क्वायर 2y बटे कितना बच्चों बी स्क्वायर और dy बटे dx और इक्वल टू 0। अब इधर भेज दो 2y बटे बी स्क्वायर dy बटे dx इक्वल टू माइनस 2x बटे ए स्क्वायर। तो 2 से 2 कटा dy बटे dx माइनस ये बी स्क्वायर उधर पहुंचेगा बटे ए स्क्वायर और x बटे बाई। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर ये टेंजेंट है इसकी, या ये कहूँ ये इक्वेशन इसको टच करती है, किसी बिंदु पे तो टच करेगा, Yes, sir. आखिर कोई बिंदु तो होगा। Yes, तो sir. मैं मान रहा हूँ कि ये इक्वेशन जो है बिंदु x1 y1 पर टच करती है। लेट, और आपको ध्यान हो तो इस सवाल के लिए मैं टेंजेंट की इक्वेशन निकाल चुका हूं बिंदु x1 y1 पर, सवाल नंबर पहले में। ध्यान तो वो दोबारा कैलकुलेशन करनी है मुझे, Yes, sir. है ना। तो अगर तुमने किया है तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तुमने क्या किया या नहीं किया मुझे नहीं पता। देखो एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट सर आप ही ने कराया सर। मैं नहीं करवाया। Yes, sir. एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स, Yes, sir. है ना। Yes, तो sir. मैं क्या लिख रहा हूँ, लेट टेंजेंशियल पॉइंट, टेंजेंशियल पॉइंट मतलब स्पर्श बिंदु, लेट टेंजेंशियल पॉइंट माना टेंजेंशियल पॉइंट जो है ए जो कितना है x1 y1 टी से डॉट कर दिया मैंने। तो इस बिंदु को आप यहाँ रखोगे dy बटे dx का मान निकालोगे x1 y1 पर, फिर इस बिंदु पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालोगे y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 और उसे सरल करके लाओगे। तो चूंकि मैं कर चुका हूँ इस सवाल को, तो कहाँ तक किया है बच्चों, जरा मुझे ध्यान है कि इसकी जो इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड, ये इलिप्स है, हिंदी में आप बोलते हैं दीर्घवृत्त, और दीर्घवृत्त की जो सरल वो स्पर्श रेखा होती है ना किसी बिंदु पर x1 y1 पर, वो होती है x1 बटे a स्क्वायर प्लस y1 बटे b स्क्वायर इक्वल टू 3। अब तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, किसी की भी इक्वेशन में याद रखने का x1 y1 पर जो उसमें स्क्वायरिंग टर्म है x का, तो उसके स्थान पर x1 लिख दो, y का स्क्वायरिंग टर्म है तो y के स्थान पर y लिख दो, y स्क्वायर। चाहे इलिप्स हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे सर्किल हो, चाहे हाइपरबोला, ठीक है। अगर यहाँ इलिप्स होता, इलिप्स तो है ही, हाइपरबोला होता माइनस लग रहा होता तो यहाँ माइनस हो जाता। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 होता और x1 y1 पर स्पर्श रेखा ज्ञात कर रहे हैं टेंजेंट इक्वेशन, तो x1 प्लस y1 इक्वल टू, समझ में आ गई शॉर्ट ट्रिक। तो x1 बटे ए स्क्वायर, लेकिन आपको यहाँ डायरेक्ट नहीं करनी है, तरीके से करना है जैसे मैंने आपको करवाई थी, ठीक है। तो x1 बटे ए स्क्वायर प्लस y1 बटे बी स्क्वायर इक्वल टू 8, इसको इक्वेशन का नाम दोगे थर्ड। और बच्चों अगर आपने क्लास नहीं की हो तो ये रिकॉर्डेड वीडियो में आप पढ़ लेना, मैं नहीं करवाया पहला सवाल इस सब। तो अब एक बात बताओ मेरे भाई, ये भी तो टेंजेंट की इक्वेशन है, हमने निकाली है इसमें, और ये भी तो टेंजेंट की इक्वेशन है। उसने कहा है कि ये इक्वेशन टच करती है, इसको टच करती है तो टेंजेंट का इक्वेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों एक ही इक्वेशन, एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब कोई दो इक्वेशन सेम फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं, सेम फिगर मतलब टेंजेंट है तो टेंजेंट बोल रहे हैं, है ना, और नॉर्मल है तो नॉर्मल बोल रहे हैं, तो उनकी तुलना कर दी जाती है, कंपेयर कर दी जाती है, इक्वेट कर दी जाती है, ठीक है। तो आप रीजन क्या लिखोगे, सिंस चूंकि इक्वेशन थर्ड इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन सेकंड टच द कर्व, ध्यान से सुनना, ये टेंजेंट है और ये सेकंड टच करती है। इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स
इसका मतलब है दैट कि इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड बोथ आर सेम, दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रही है ना। थर्ड बोथ आर सेम। ये जो टच करती है वही तो टेंजेंट होती है। इसको मैं टेंजेंट कह रहा हूँ और ये टच कर रही है, इसका मतलब ये एक स्वयं में टेंजेंट है। क्लियर हो गया? यस सर। अब सो इक्वेटिंग बोथ, सो इक्वेटिंग दोनों की तुलना करो, दोनों की तुलना करो सर। इधर x का कोएफिशिएंट क्या है? cos अल्फा। इधर x का कोएफिशिएंट क्या है? x1 बटे a स्क्वायर। इधर y कोएफिशिएंट sin अल्फा और इधर y कोएफिशिएंट y1 बटे b स्क्वायर और इधर p और इधर 1। तो इक्वेट करने के बाद सो इक्वेटिंग बोथ, इक्वेट का मतलब होता है कोएफिशिएंटों का रेशो समान कर दे, कोएफिशिएंट का रेशो। हिंदी में बोलूं गुणांकों का अनुपात। इधर x का गुणांक क्या है बच्चों? cos अल्फा और इधर x का गुणांक क्या है? x1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू साइन अल्फा और अपॉन कितना बच्चों? y1 अपॉन b स्क्वायर और इज इक्वल टू p अपॉन a है। p स्क्वायर क्यों? p तो ही है, अभी p है। अब देखो ध्यान से आप एक बात बताओ बड़े ध्यान से कि हमने टेंजेंशियल पॉइंट क्या माना है? x1 y1 माना है। तो भैया जब ये टेंजेंशियल पॉइंट है तो कोई टेंजेंशियल पॉइंट कर्व पर तो होता है। यस सर। कल भी समझाया था मैंने कि अगर कर्व पर है तभी तो उसको स्पर्श करके जाएगा, अगर वो कर्व पे है ही ना तो टेंजेंट कैसे उसको टच कैसे कर देगा? जैसे ऐसे समझो इलिप्स सही तो सवाल का, यस सर। ये इलिप्स होता है आपका चित्र। अगर मैं ये कह दूं कि कोई रेखा इसको टच करके जा रही है, ये तो ये टच करके जा रही है, माना यहाँ टच कर रही है, तो ये पॉइंट इस इलिप्स पे भी तो होगा टेंजेंट के साथ साथ। मैं अगर ये कह दूं कि यहाँ आई कोई रेखा यहाँ होकर जा रही है तो ये बिंदु थोड़ी इसको टच करेगा। अगर टेंजेंशियल पॉइंट है तो वो कर्व पर होगा। तो अब आप क्या लिखोगे? पहले यहाँ से ई का मान इधर लिख लो, पहला और थर्ड टर्म लिखो, टेकन फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स। मेरे बच्चों डायरेक्ट लिखूं मैं? यस सर। पी को इसके नीचे बुला ले रहा हूँ cos अल्फा बटे पी और इस पूरे टर्म को x1 बटे a स्क्वायर को इधर लिख दे रहा हूँ x1 बटे a स्क्वायर और यहाँ लिख दे रहा हूँ टेकन सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स। तो इसको और इसको लिखूंगा तो p sin अल्फा के बटे में आएगा और ये पूरा टर्म इधर पहुंचेगा y1 बटे 20। ठीक, अब क्या लिखोगे? सिंस चूंकि टेंजेंशियल पॉइंट, टेंजेंशियल को हिंदी में स्पर्श कहते हैं, टेंजेंशियल पॉइंट इसका मतलब स्पर्श बिंदु। आल्सो लाइज, लाई करता है किस पर? ऑन द कर्व पर लाई करता है। सो इसलिए ये जो टेंजेंशियल पॉइंट है एक्शन को y1 इसको सेटिस्फाई करेगा। लिख रहा नहीं हूं मैं इस लाइन को, बस डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सो इसका मतलब क्या हुआ? x1 स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस, या चलो लिख दो सो क्या लिखा मैंने? सिंस टेंजेंशियल पॉइंट आल्सो लाइज ऑन द कर्व देन तब इम्प्लाइज, तब इम्प्लाइज कर जाएगा x के स्थान पर x1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, y के स्थान पर y1 स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल टू f। x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का मान यहाँ से रखोगे स्क्वायर करके, तो यहाँ देखना एक काम करो, यहाँ स्क्वायर ही आया। अच्छा आंसर चेक करना, यही है ना आंसर इसका? नो टेंजेंट वाली का पहले का इसमें यही है। तो फिर एक काम करो, यहाँ से पूरा एक साथ तो बनेगा ना x1 अपॉन a स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ हमारे पास इस पे स्क्वायर है और इस पे स्क्वायर नहीं है। तो एक काम कर लो,
x1 का मान निकाल लो खाली, ए स्क्वायर इधर पहुंचा दो, x1 का मान इसमें रख देंगे, इधर से y1 का मान निकाल लो इसमें रख देंगे। तो मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ए स्क्वायर को इधर ही भेज रहा हूँ बच्चों, और यहाँ भी चेंज कर रहा हूँ, बी स्क्वायर को इधर भेज रहा हूँ। तो अब क्या लिखूंगा, इसको इक्वेशन क्या नाम दूं, 4। तो आप लिखेंगे नाउ अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x1 एंड y1 इन इक्वेशन नंबर 4। बहुत जल्दी फोटो खींचिए, कैमरा पे चाहिए 3 खींचिए बच्चों को। चुपचाप बैठो, आवाज बंद कर। हो गया फोटो बच्चों? चलिए आवाज में। देखिए तो रखो, x1 की वैल्यू क्या थी, मैंने मिटा दी भाई, ए स्क्वायर कॉस अल्फा पर टी थी शायद। तो यहाँ रखो आप 1/a स्क्वायर को ऐसे लिख दो, और x1 की वैल्यू ए स्क्वायर कॉस अल्फा बटे पी, तो ये हो जाएगा a की घात 4 कॉस स्क्वायर अल्फा और बटे कितना पी स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, और y1 स्क्वायर, y1 की वैल्यू b की पावर 4 साइन स्क्वायर अल्फा और बटे पी स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या, a। बच्चों देखना ये a स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, कॉस स्क्वायर अल्फा बटे पी, ये b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटे पी स्क्वायर एलसीएम लिख के राइट हैंड में भेज दो। और जरा देखना, यही प्रूफ करना है क्या आपको, हैंड्स प्रूफ। अच्छा, गोल घात में लिखा तो एक लाइन अपने आप लिखा है ना, यहाँ लिखा है एक कॉस अल्फा की घात 2 बी अल्फा की घात 2। आवाज नहीं करें बच्चों, बीच में सवाल स्वयं करके लाएंगे, हिंट सुनेंगे बीच में भी, 19 का नहीं करना है आपको। और 22, 23, 24 इसके कल फॉर्मूला और डिटेल खो कर चुका था, एक सवाल करूंगा, थोड़ा जल्दी करूंगा, लेकिन बहुत जल्दी मुझे इसे रफ करने की इजाजत है। हो गया? तो अब ये इसको फोटो मत खींचो आप, है ना, इसको उसी के नीचे अपने आप लिख देना कि इसका मान रखा उसमें रखा, और मैं चलो रहने दो, एक साथ ही खींच लेना, मिटा रहा। क्वेश्चन नंबर बच्चों इसकी हिंट देखिए 20 की, ये भी सवाल एक्टिव वाली किताब में अजय कुमार अग्रवाल में जो भी दो है, सो दैट से दीजिए द टेंजेंट स्पर्श रेखा एट द पॉइंट इस बिंदु पर ऑफ द कर्व इतने के मीट्स द कर्व, दोबारा से कर्व को इस बिंदु पर मिलता है। इसका मतलब क्या है, जो पहला बिंदु दिया है ना 4am स्क्वायर को 8am की घात 3, इस बिंदु पर इस कर्व की टेंजेंट इक्वेशन ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, टेंजेंट इक्वेशन, मतलब हिंदी में बोलूं तो स्पर्श रेखा है ना, वो निकालनी है। इसमें तो कोई समस्या है नहीं, पहले dy/dx निकालो, इस बिंदु पर m निकालो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। अब उसने क्या कहा है, इस बिंदु पर जो खींची गई टेंजेंट है वो दोबारा से इस बिंदु पर मिलती है। और देखो, मिलने का मतलब, जाने का मतलब, काटने का मतलब, इन सब का मतलब होता है सेटिस्फाई करना, लाई करना, सेटिस्फाई करना। तो जो टेंजेंट की इक्वेशन आए वो इस बिंदु को भी सेटिस्फाई करती है। तो इस बिंदु को इस टेंजेंट की इक्वेशन सेटिस्फाई करके देखना, दोनों साइड में रख के, दोनों साइड बोथ साइड इक्वल आती हैं तो सेटिस्फाई करेगी, अदरवाइज नहीं। प्रूफ करवाया है तो करेगी, ठीक है। ये सवाल सेम करोगे। 22, 23, 24 पर आधारित कुछ एग्जाम्पल भी हैं जो जरूर आपको करने हैं। एक एग्जाम्पल नंबर 6 है और एक एग्जाम्पल नंबर 5 है, दोनों एग्जाम्पल आपको करने हैं। एक सवाल एक्सरसाइज का थोड़ी तेज स्पीड में देख देखना, और थोड़ा वाला तो एग्जाम्पल 6 दे रखा है, आप स्वयं करोगे। और आपको मैं जो सवाल करवाई दे रहा हूँ
22वां जो जल्दी हो जाए उसे 22वां ही देख लो, क्योंकि प्रोसीजर ही तो देखना है कि सर्जन ने बताना, सवाल नहीं करवाए ऐसे। देखो क्या दिया है, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व। इसमें भी एंगल पूछा है, 23 में भी एंगल पूछा है, और 24 में कहा है कि सिद्ध कीजिए ऑर्थोगोनल है। क्या है? ऑर्थोगोनल। और ऑर्थोगोनल की बच्चों कल कंडीशन हमने सिखाई थी, दोनों की ग्रेडियंट निकालें किसी पॉइंट पर x2 का y1 पर, और उनकी m1 गुणा m2 का मान -1। ठीक है? तो 22वां देखो, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा y इक्वल टू, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो हमने आपसे क्या कहा था, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना मतलब सरल करना आपस में। तो ये सरल करना तो आप 10th क्लास में, 9th, 11th में, 12th में पढ़ के आए हो। दो इक्वेशन को या कर्व को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर लीनियर इक्वेशन है दोनों, इंग्लिश वालों को बोल रहा हूँ लीनियर, रेखीय, और हिंदी वालों के लिए बोल रहा हूँ रेखीय, मतलब एक घात की समीकरण है दो कणों में, तो उनको 4 विधि से सॉल्व कर सकते हैं। 4 मेथड कौन कौन से? एलिमिनेशन मेथड होता है, हिंदी में विलोपन विधि बोलते हैं, मतलब गुणांक बराबर करके। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको आप प्रतिस्थापन विधि बोलते हो, मतलब x का मान या y का मान दूसरी में रख दिया जाता है। एक ग्राफिकल मेथड होता है ना, जिसको आप आले के लिए बोलते हैं। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, जिसको आप हिंदी वाले बज्र गुणनखंड विधि बोलते हैं। वो चारों मेथड तब अप्लाई करते हैं जब समीकरण है आपकी रेखीय हो, x और y में एक एक घात में, x और y की एक एक घात। अगर एक घात नहीं, ज्यादा घात नहीं, तो बच्चों एक ही मेथड काम करता है, ना एलिमिनेशन काम करता, ना आपका ग्राफिकल करता, और ना क्रॉस मल्टीपल करता। कर जाते हैं लेकिन बहुत टिपिकल फॉर्म में, सबसे आसान फॉर्म में सिर्फ एक प्रतिस्थापन मेथड रह जाता है। तो उसमें क्या होता है, x का या y का जिसका मान इजीली आसानी से निकल रहा उसका निकाल कर दूसरे रख दो। तो देखो यहाँ से y का मान x², तो डायरेक्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, x² 4 माइनस x², 2x² इक्वल टू 4, x² इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों x की 2 वैल्यू आ गई, तो इस x की वैल्यू को इसमें रख दो यार, इसमें किसमें रखना आसान है, इसमें। इफ x इक्वल टू √2, देन तब y बराबर 4 ही रहेगा और 4√2 का स्क्वायर। एक पॉइंट हो गया a, कितना हुआ एक पॉइंट, एक मिनट 4, हाँ बिल्कुल गलत ले लिया, √2 को मैं 2 होगा। और इफ x बराबर -√2 रखो इसमें, तब b y बराबर 3 होगा आपका। और b बिंदु भी आपका क्या हो गया, -√2 को मतलब। अब मेरी बात सुनो, है 2 आएगा, क्यों आएगा, √2 क्या चलेगा, x² की वैल्यू। अभी ये संतुष्ट है। अरे कहाँ देख रही हो तुम, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से y का मान x² ने यहाँ रख दिया, किसको प्रॉब्लम है? अच्छा ठीक है, मैं इनको समझ रहा था, ठीक है मैं समझ रहा था ये मैं नहीं, ठीक कोई बात नहीं, हो जाता है। अब मैं बता क्या देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ इनकी समस्या है, और ये कह भी ना रहे ठीक है समझ में आ गया, मैं इसलिए दे रहा हूँ, ठीक कोई नहीं, थैंक यू। तब दोनों मान निकले। अब मेरी बात है, आपके 2 इंटरसेक्शन पॉइंट निकले हैं, तो आप 2 निकालोगे एंगल, एक निकला है तो एक एंगल निकालोगे। तरीका क्या है, हम इस पॉइंट को कंसीडर करना है, इस पॉइंट को आप घर करोगे स्वयं। तो बच्चों बहुत जल्दी आप dy/dx इसकी भी निकालोगे और dy/dx इसकी भी निकालोगे, दोनों की ग्रेडियंट निकालनी होती है। तो डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो बच्चों dy/dx इज इक्वल टू -2x, और डायरेक्ट लिखो अब m1, और किस पर निकाल रहा हूं मैं एंगल, a पर निकाल रहा हूं, a पॉइंट पर कर रहा हूं। तो m1 क्या होगा, dy/dx a आपका पॉइंट a, और ये -2x के स्थान पर क्या है में अंडर, तो m1 की वैल्यू इतनी हो गई। अब m2 के लिए दूसरे का डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन सेकंड,
तो इसका क्या होगा dy बटे dx और ये 2x। तो इसका m2 कितना हो जाएगा, अपने a बिंदु पे ही चल रही है कैलकुलेशन, और a बिंदु में x की वैल्यू क्या है √2, 2√2m2 की वैल्यू। समझ में आ गया। जब m1 और m2 दोनों निकल जाती है तो क्या लिखोगे, एंगल बिटवीन बोथ कर्व्स, दोनों कर्वों के बीच एंगल। हमने फॉर्मूला लिखवाया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। मेरे बच्चों ये मॉड क्यों लगा हुआ है, क्या का रिजल्ट माइनस में आता है, तो वो मॉड प्लस में होगा। तो देखो 2√2, अब आगे पीछे कोई भी वैल्यू रख दो, मैं इसको रखूँ m1 को माइनस 2√2 और माइनस और ये प्लस की है तो ये भी 2√2, 1 प्लस दोनों वैल्यू सेम है। देखो m1 की m2 में मल्टीप्लाई है यहाँ, तो इसकी से मल्टीप्लाई करूंगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस। समझ में आ गई सबको। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड, देखो ये दोनों माइनस का माइनस 4√2 और बटे में भी माइनस 7। और बच्चों यहाँ तो ये माइनस से माइनस कट गई, अगर ना कटती एक ही जगह माइनस होता तो मॉड से खत्म हो जाता वो माइनस। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4√2/7 मॉड हटा दिया। ये दूसरे पॉइंट पर आप सॉल्व करोगे।